हेलो व्यूअर्स, आज हम ट्राई करेंगे नेशनल इनकम जो है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने की जल्द से जल्द। ये शॉर्ट वीडियो होगी एक। चलो अब हम डिस्कस करते हैं गुड्स क्या होते हैं। गुड्स दो प्रकार के होते हैं, फाइनल गुड्स हो गया और इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। फाइनल गुड्स जो फिर से प्रोसेस नहीं होंगे आगे, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं जो फाइनल गुड्स में फिर से कन्वर्ट होंगे। अब नेशनल इनकम में देखिए तो जीडीपी क्या होता है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाता है इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ फाइनेंशियल ईयर, उसको हम जीडीपी बोल देते हैं। और एनडीपी क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हम जीडीपी से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में चार मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है लेबरर, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, फिर होता है कैपिटल, फिर होते हैं एंटरप्रेन्योर। उनको रिटर्न में जो मिलेगी इनकम उसको बोलते हैं प्राइमरी इनकम। वो कौन कौन सी होती है? वेजिस, लेबरर्स को वेजिस मिलते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, और ये नेचुरल रिसोर्सेज को लैंड मिल जाएगा, सच रेंट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में प्रॉफिट मिलता है। तो ये सभी मिलके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट कौन से हो जाएंगे? फिर वही आगे आ गया, फाइनल गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सब कुछ हो गया। अब नेशनल इनकम हमने यहाँ भी डिस्कस किया जीडीपी। अब नेशनल इनकम यहाँ पर जीएनपी भी लिखा हुआ है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसमें याद रखना कि नेशनल इनकम पे जीडीपी में भी क्वेश्चन आ सकता है, जीएनपी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। वो जो क्वेश्चन आएगा प्रीलिम में उसी टाइम पे देखा जाएगा कि किसके ऊपर उन्होंने दिया हो, बट दोनों को नेशनल इनकम में गिना जाता है। जीएनपी क्या होता है? जब जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड प्लस करते हैं, मतलब कि आमदनी जो फॉरेन से, मतलब इंडियन सिटीजन फॉरेन गया, फॉरेन से पैसे कमा के जो इंडिया में लेके आया, और जो फॉरेनर इधर से पैसे कमा के इंडिया से कमा के फॉरेन लेकर गया, वो नेट फैक्टर ऑफ इनकम ऑफ अब्रॉड आ जाता है। तो इससे हमारी जीएनपी निकल आती है। अब प्राइमरी इनकम मैंने पहले ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी बताया कि जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसके रिटर्न में उनको जो ये इनकम मिलती है, इसको हम प्राइमरी इनकम बोलते हैं। और प्राइमरी इनकम में ये याद रखना कि उसमें करंट ट्रांसफर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब करंट ट्रांसफर्स क्या है? करंट ट्रांसफर्स वो वाली मनी हो जाएगी जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इन्वॉल्व ना हो। और अब फ्री मनी क्या होती है? जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि एयर, वाटर वगैरह, वो फ्री मनी में आ जाए। तो याद रखना प्राइमरी इनकम में ना ही करंट ट्रांसफर्स इंक्लूडेड होते हैं, ना ही फ्री मनी इंक्लूडेड होती है। अब पढ़ेंगे हम जीएनडीआई। ये क्या है? ये ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो जीएनपी आ गया, जीएनपी और एनसीटी। इसमें अब नेट करंट ट्रांसफर से इंक्लूडेड हैं जो प्राइमरी इनकम में इंक्लूडेड नहीं थे। अब करंट ट्रांसफर मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है, जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व ना हो। और ये करंट ट्रांसफर क्या क्या हो गए? जैसे सब्सिडीज होगी और स्कीम्स वगैरह जिनमें सब्सिडीज मिलती है, और पेंशन वगैरह हो गई, और बेनिफिट, ये सोशल कंट्रीब्यूशन हो गया, और करंट ट्रांसफर्स हो गई। ये सभी करंट ट्रांसफर में इंक्लूडेड होता है। अब एनएनडीआई क्या होता है? ये नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम होती है। और जब जीएनडीआई जो है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से हम जीएनडीआई से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो हमारे पास नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकल आती है ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से। और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या थी? जब जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम नेट करंट ट्रांसफर्स को ऐड ऑन करते हैं तो वो जीएनडीआई बन जाता है। अब पर कैपिटा इनकम, ये कहीं बार वर्ड यूज होता है। क्या होता है? जब भी हम नेट नेशनल इनकम जो होती है, नेशनल इनकम मैंने अभी बता दिया, जीडीपी को ही बोल सकते हैं, जीएनपी को ही बोल सकते हैं। ये ग्रॉस वाला हमने पढ़ा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम। पर जब नेट नेशनल इनकम जब हम लेंगे, जैसे एनएनपी ले लिया, जब फिर एनडीपी ले लिया, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं बाय पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, तो हमारे पास पर कैपिटा इनकम निकल जाती है उस कंट्री की। अब जीडीआईएच क्या है? जीडीआईएच जो है ये ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड होता है। एक इकॉनमी में, पहले हम जीएनडीआई की मैं बता दूं, जीएनडीआई क्या होता है? एक इकॉनमी में टोटल इनकम कितनी है, टोटल डिस्पोजेबल इनकम जो आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये वो अपनी ये अपनी हाउस होल्ड सेक्टर में भी हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सकती है, बिजनेस सेक्टर में भी हो सकती है। इन सभी को मिला के जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो जीएनडीआई में आती है। जीडीआईएच क्या है?
जब GNDI में से हम जो गवर्नमेंट डिस्पोजेबल इनकम है और जो बिजनेस वाली इनकम डिस्पोजेबल इनकम है, जब उसको हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास GDI आ जाता है, मतलब कि ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड। तो अब ये हमारे सारे टर्म्स जो ज़रूरी थे नेशनल इनकम से रिलेटेड वो हमने कर लिए हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैसी होती है। एक फिक्स्ड होती है और एक इन्वेंट्री होती है। फिक्स्ड जो सालों साल चले, इन्वेंट्री जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद उसको स्टोर करके रख देंगे, फिर अगले साल उस टाइम पे चलेगा। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई दुकान है, क्लॉथ्स की शॉप है, उसने वुलन क्लॉथ्स रखे हुए हैं अपने पास, पर वो सर्दियों में ही बिकेंगे। जब सर्दियों का टाइम निकल जाएगा वो स्टॉक जो है, जो स्टोर जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, या तो जो स्टॉक है वुलन क्लॉथ्स का वो अपने पास रख लेगा, अंदर स्टोर कर लेगा, या फिर वापस पीछे फैक्ट्री में भेज देगा। तो वो जो अपने पास स्टोर करके रख लिया उसने, वो बाद में जब नेक्स्ट सीजन यूज होगा उसे हम इन्वेंट्री बोलेंगे। और फिक्स्ड वाली इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी, जैसे किसने ट्रैक्टर वगैरह ले लिया और उसे वो सालों साल यूज कर रहा है हर सीजन, तो उसे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर आप एक रिप्लेस्ड, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और एक नेट इन्वेस्टमेंट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जिसमें रिप्लेस्ड इन्वेस्टमेंट भी हो, न्यू इन्वेस्टमेंट भी हो। नेट वाली इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जिसमें हम जो लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का उसको माइनस करते हैं। अब स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक कोई भी चीज अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर करें तो वो स्टॉक होगा। फ्लो क्या होगा, अगर हम उसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर करें। एग्जाम्पल ले लो, आपके पास कोई एक वाटर टैंक है। अगर वाटर टैंक में आप एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे सुबह के 8 बजे आपने देख लिया उसमें पानी कितना है, वो कंसेप्ट हो गया स्टॉक का। पर अगर आप देख रहे हो कि हर मिनट उसमें जो है कितना पानी पड़ रहा है ये वाटर टैंक में, तो उसे हम बोलेंगे फ्लो का कंसेप्ट है। अब सेक्टर्स देख लेते हैं इकोनॉमी के कौन से होते हैं। मेजरली 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के। एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर और एक हो गया एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, जिसमें जो कंजप्शन बेसिस पे होता है, जो कंज्यूम करते हैं उस बेसिस पे होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैपिटल बेसिस पे होता है, जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करे। तो गवर्नमेंट जो है उसमें भी कैपिटल कंजप्शन बेस्ड बोथ होता है, एक्सटर्नल में भी बोथ होता है। अब इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस क्या है, ये जो सेक्टर्स ऊपर दिए हुए हैं अगर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसको बोलते हैं इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस। अब मनी फ्लो क्या होता है, अगर इंटर सेक्टोरल जो फ्लो हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी हो रहा है तो उसको हम मनी फ्लो बोलेंगे। अगर जो इंटर सेक्टोरल फ्लो जो है गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम रियल फ्लो बोलेंगे। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, पहले तो फेज ऑफ प्रोडक्शन आएगा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करेंगे कोई चीज, उसके रिटर्न में जो है इनकम मिलेगी, वो फेज ऑफ इनकम हो गया। इनकम जो मिलेगी उससे वो एक्सपेंडिचर करेंगे, वो फेज ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। उसके बाद वेरियस मेथड है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। वैल्यू एडिशन मेथड है, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। यहाँ पर जो दिया है ये एक्सपेंडिचर मेथड है। इसमें क्या है, ये हो गया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ये जी हो गया डोमेस्टिक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और ये आई वाला जो है ये प्राइवेट एक्सपेंडिचर कितना है डोमेस्टिकली, और ये एक्सपोर्ट्स हो गया सी डैश। जब इसमें हम प्लस करते हैं इंपोर्ट्स हर एक को इंडिविजुअली, तो हमारा ये टोटल एक्सपेंडिचर डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट आ जाता है, जिसमें माइनस हम फिर नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो हम जो मेजरली फॉर्मूला यूज करते हैं वो डोमेस्टिक वाला नहीं करते, हम डोमेस्टिक और इंपोर्ट्स को मेजरली पूरा प्लस करके फिर बाद में नेट एक्सपोर्ट्स ले लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी। अब इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, हमने कितनी कैपिटल लगानी है कि हमारा एक आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, और जो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये हमेशा लेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने थोड़ी सी कैपिटल लगाई तो आपका एक आउटपुट प्रोड्यूस हो गया। अब टाइप ऑफ जीडीपी में देखें तो नॉमिनल जीडीपी है, रियल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी में क्या है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होती है। रियल जीडीपी में क्या है, प्राइस फिक्स होता है, क्वांटिटी चेंज होती है। जीडीपी प्राइस डिफलेटर क्या है, जब हम नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड करते हैं तो हमारा जीडीपी प्राइस डिफ्लेटर निकल के आ जाता है।
इससे हमें पता चलता है कि प्राइस चेंज कितना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। और कैलकुलेशन जो है जीडीपी की वो एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब देखेंगे जीडीपी मेथड कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है। उसमें है, एक तो हो गया प्रोड्यूसर प्राइस पे। पहले जो है पहले जीवीए जो है वो बेस प्राइस पे देखा जाता था, मतलब कि एक तो फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड किया और साथ में प्रोड्यूसर से जो प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगाए, नेट टैक्स जो लगाए वो इंक्लूड किया जाता था। बट अब जो है वो जीवीए मार्केट प्राइस पे देखा जाता है। जब जीवीए हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेस प्राइस वाला तो आ गया पूरा, साथ में जो बायर से प्राइस लिया जाता है, प्रोडक्ट टैक्सेस लगते हैं, नेट टैक्सेस, और वो बायर से लिया जाता है, ये अब जीवीए का कैलकुलेट किया जाता है, जो शो किया जाता है। और जीडीपी क्या होगा, जब हम दोनों को प्लस कर देंगे, जो प्रोड्यूसर से भी प्राइस लिया जा रहा है और बायर से भी प्राइस लिया जा रहा है, प्लस जीवीए जो फैक्टर कॉस्ट लगा उसके ऊपर, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारा जीडीपी एंड मार्केट प्राइस निकल आ जाएगा। अब 2015 में क्या चेंजेस आए थे जीवीए कैलकुलेशन मेथड, जीडीपी कैलकुलेशन मेथड में? एक तो बेस ईयर चेंज हुआ था, 2011-12 का रखा था ईयर। उसके बाद शिफ्ट हुआ था फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच से एंटरप्राइज अप्रोच। ये तो हम यहाँ भी पढ़ चुके हैं। पहले जो है वो प्रोड्यूसर प्राइस पे जो है जीवीए कैलकुलेट होता था, बायर प्राइस पे होता है जिसमें दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और बिफोर 2015 एएसआई एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कैलकुलेट करते थे और एस्टैब्लिशमेंट प्राइस जो है सेट करते थे। अब जो है एमसीए सेट करता है इसे, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब एनएसओ है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है। और जरूरत क्या पड़ी जीडीपी को चेंजेस करने में? एक तो ग्लोबल शिफ्ट हुआ था, उस तरफ हमें उसके साथ सिंक करना था, इसलिए हमने जीवीए डाटा ये चेंज किया सेक्टर्स, और रियल सेक्टर इकॉनमी कैसे वर्क कर रही है वो चेक करने के लिए, और क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए, कितने टैक्स लगाने, कितनी सब्सिडीज लगानी है। इसलिए जीवीए डाटा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमने चेंजेस किए थे। बैक सीरीज जीडीपी क्या है? 2015 में कंट्रोवर्सी हुई थी कि जब जीडीपी चेंज हुआ था तो बेस ईयर, जो पहले जो जीडीपी था उसको अलग बेस ईयर से कैलकुलेट किया जाता था, 2015 के बाद अलग बेस ईयर से कैलकुलेट किया जा रहा है। तो जो पहले वाला कैलकुलेट किया गया था उसको भी हम नए जो जीडीपी मेथड है उससे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम बोलते हैं बैक सीरीज जीडीपी। अब नेशनल इनकम ग्रोथ कैलकुलेटर क्या है? नेशनल इनकम इस ईयर की कितनी रही है माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर की कितनी रही है, तो डिवाइड कर देंगे नेशनल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एट कांस्टेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी नेशनल इनकम ग्रोथ कैलकुलेटर ये निकल आएगा। ये करंट डाटा हो गया, ये न्यू निकालने की जरूरत है, निकाल के कभी दे दूंगी। उसके बाद है सेक्टोरल कंपोजिशन क्या है जीवीए की, उसमें दिया हुआ है कि 20% जो है प्राइमरी सेक्टर जो है वो जीवीए कंपोजिशन बनाता है, सेकेंडरी जो है 23% बनाता है और टर्शरी वाला 55% बनाता है। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें 18% एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक वगैरह आ गया, 2% जो उसमें माइनिंग आ जाता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो टोटल कितना है 25%, उसमें 14% मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 2% जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस वगैरह, 9% कंस्ट्रक्शन के लिए। और टर्शरी सेक्टर में जो है 17% जो है ट्रेड, होटल्स, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, 55% जो है वो रियल एस्टेट वगैरह के लिए। ये सभी वही कुछ एक्सप्लेन किया है। टेक्निकल रिसेशन क्या है? जब रियल जीडीपी जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए नेगेटिव में जाए, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। अब हम वेरियस टाइप ऑफ रिसेशन पढ़ेंगे। एक तो हो गया वी शेप रिकवरी, जब करते हैं रिकवरी साइकिल्स करने हमें। एक तो जब सीधा क्रैश हुआ उसके बाद झटपट से रिकवरी भी हो जाना, उसको हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। और हमारा इंडिया का भी टेक्निकल रिसेशन में था, बोला जाता है कि 20-21 में था वो रिसेशन में, पर उसने जल्दी से ग्रोथ कर दी थी, वी शेप रिकवरी हुई थी, तो इसको लॉन्ग टर्म रिसेशन नहीं बोलेंगे। वी शेप रिकवरी क्यों हुई थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाया था, उसके बाद स्कीम्स लॉन्च की थी ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव कर सके। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान वगैरह ये इसको बढ़ावा दिया था। फिर उसके बाद लोगों की भी पेंट अप डिमांड थी, उन्होंने भी खर्चा किया, इसकी वजह से हमने वी शेप रिकवरी देखी अपनी इकोनॉमी में। उसके बाद एल शेप रिकवरी क्या है? शार्प डिक्लाइन होना इन इकोनॉमी, उसके बाद जो रिकवरी रेट है वो बहुत स्लो होना। एग्जाम्पल्स क्या है? लॉस्ट डेकेड ऑफ जापान 1991 से 2001 एंड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। नाउ डब्ल्यू शेप रिकवरी क्या है? जहां पर रिसेशन और रिकवरी जो है वो डब्ल्यू लेटर शो करता है इन द चार्टिंग।
एग्जाम्पल क्या है, यूएस रिकवरी ऑफ 1980s। अब यू शेप रिकवरी क्या है, जिसमें स्टीप डिक्लाइन होगा और लो लेवल पे ही रहेगा फॉर लॉन्ग, उधर ही सिमिलर है वी की तरह, और स्टीप ग्रो जो है वो इकॉनमी गिरेगी, उसके बाद स्टीप रिकवरी होगी। इसमें इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाएगी। अब के शेप रिकवरी क्या है, जब हमारी इकॉनमी कोविड के बाद रिकवरी की थी उसने 40 वी इकॉनमी वी रिकवरी जब की थी, तब बोला गया था वो वी रिकवरी नहीं है, वो के शेप रिकवरी है। मतलब कि फॉर्मल सेक्टर तो रिकवर कर गया पर इनफॉर्मल सेक्टर रिकवर नहीं किया। तो ये वे फॉरवर्ड में आंसर बन सकता है अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। अब आगे है पोटेंशियल जीडीपी क्या है, जब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने बेस्ट में यूटिलाइज हो रहे हैं, जितना एफिशिएंटली वो वर्क कर सकते हैं उतने में काम कर रहे हैं, और जो इन्फ्लेशन है मार्केट में प्राइस जितना चेंज हो रहा है उतना एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। ना ज़्यादा इससे होनी चाहिए ना कम इससे होनी चाहिए। अगर कम होगी तो मतलब इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है तो एम्प्लॉयमेंट तो चलो ज़्यादा जनरेट होगी इस टाइम पे, क्योंकि लोगों की एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नॉलेज भी नहीं होगी इतनी वगैरह। और पोटेंशियल, और जब हाई होगी इन्फ्लेशन तब क्या है, लोगों के पास लोगों के पास नॉलेज तो है बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी ईजली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में। उसके बाद अब एंजल्स लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट एंजल, मनी स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। ये जैसे ग्राफ दिया है, जितना आप मनी सप्लाई इंक्रीज होती है आपके अकाउंट में, तो आपका जो खर्चा है स्पेंड ऑन द फूड वो डिक्रीज हो जाता है ग्राफ में। ऐसा नहीं है कि मनी आप खाने के ऊपर खर्चा कम करते, खाने के ऊपर आप खर्चा ज़्यादा ही कर रहे हो, बट आपके पास इतनी मनी हो गई है कि उसका रेशो टू द फूड वो कम हो गया, आप और चीज़ों पर भी खर्चा कर सकते हो। अब जीडीपी देखते हैं, इसमें पैरिटी पावर एक्सचेंज देखते हैं वो क्या चीज़ है। पैरिटी पावर एक्सचेंज जो है कि एक चीज़ दूसरी कंट्री के मुकाबले कितनी सस्ती है, और ये कैलकुलेट की जाती है बाय बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है, कितना एक्सचेंज रेट है, हमारी करेंसी कितनी यूनिट है विद रिस्पेक्ट, फॉरेन करेंसी की कितनी यूनिट है विद रिस्पेक्ट टू हमारी करेंसी की कितनी यूनिट है। अभी ये डाटा तो नहीं है सही, बट अप्रॉक्स मुझे लग रहा है, चेक करना पड़ेगा, देख लेना, डाटा 99 के आसपास है शायद। अब रियल जीडीपी और वेलफेयर, जो जीडीपी है वो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज जो एक्सटर्नलिटीज या गिफ्ट वगैरह किसी को दिए वो चेक नहीं करता है। इसीलिए बोला जा रहा था कि के ग्राफ से हमारी रिकवरी हुई है, वी ग्राफ से नहीं हुई, क्योंकि ये शो ही नहीं हो पा रहा कि ये ग्रोथ कैसे हुई है, और इनफॉर्मल सेक्टर वाले अभी भी रिकवरी उनकी हो नहीं पाई है। अब देखते हैं सेविंग रेट और ग्रोथ में रिलेशन। बोलते हैं कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए 8%, तो आपको 35% जो है सस्टेन बेसिस पे सेविंग होनी चाहिए। और सेविंग क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके। उसके बाद हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाएं और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करें, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर पाएँ इससे, और इकॉनमी को बूस्ट कर पाएँ, इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएँ, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज कर पाएँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स वगैरह, इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ावा दें। अब ये सारा हो गया कि कैसे इंटरलिंक्ड है और कैसे ठीक करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए सेविंग रेट को और ग्रोथ को। अब पढ़ेंगे हाउस होल्ड से कैसे सेविंग्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है। हाउस होल्ड जो हमारी सेविंग्स है वो कम क्यों हुई, क्योंकि एक तो जो न्यू जनरेशन है वो अननेसेसरी खर्चा ज़्यादा कर रही है, उसके बाद पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन दोस लग्जरी गुड्स, उसके बाद इंक्रीजिंग हाउस होल्ड डेब्ट्स, बोरिंग ज़्यादा हो रही हैं, उसके बाद ये सभी रीजंस है कि हाउस होल्ड जो डेब्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद और रिटेल क्रेडिट कंसेप्ट आ गया। रिटेल क्रेडिट क्या है, मतलब कि जो कंजप्शन बेस्ड गुड्स हैं उसके लिए लोन मिलना, और ये इंक्रीज़ क्यों हुआ है, क्योंकि उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और बैंक्स इसको और पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी, और ईज़िली अब जो है क्रेडिट मिलना स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन में मिल जाता है, इसलिए अब मोर रिटेल क्रेडिट जो है इंक्रीज़ हो गया।
कंसर्न्स क्या है इसकी वजह से? इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि देखो चीज़ अगर ईजिली अवेलेबल है तो हर एक के पास है, तो डिमांड उस चीज़ की फिर और हाई जाएगी। लोग अब उस चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी इतनी रियल लाइफ में जो है वो हाउस होल्ड जो है वो ज़्यादा खर्चा करेंगे, और वो सेव जो है वो कम करेंगे, अननेसेसरी खर्चा कर सकते हैं अगर कंज्यूमर बेस्ड पे। क्योंकि देखो रिटेल क्रेडिट जो कंज्यूमर बेस्ड पे है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करनी है, कंज्यूमर वाला करेंगे तो उससे इन लॉन्ग टर्म उन्हीं को नुकसान होगा। यही चीज़ें यहाँ पर भी दी हैं कि हाउस होल्ड सेविंग अगर कम होगी तो इकोनॉमी को क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब इन अंडरस्टैंड करें मिडिल इनकम ट्रैप क्या है। कुछ कंट्रीज जो हैं वो अपनी इनकम स्टेटस को इंक्रीज नहीं कर पा रही हैं, वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गई हैं। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? 3 I's है, दैट इज इन्वेस्टमेंट करो, इन्फ्यूजन करो और इनोवेशन करो। इससे ही मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकला जा सकता है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, और सप्लाई साइड इकोनॉमी क्या है? ये स्कूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक है, जहाँ पर फेवरेबल कंडीशन सप्लाई साइड में जो प्रोड्यूसर साइड पर क्रिएट किए जाते हैं ताकि वो और चीज़ें प्रोड्यूस करे, फिर और जॉब्स जनरेट करें। ये सभी हमारा चलो अब हो गया नेशनल इनकम टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू। मैंने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया है, नोट्स जो शेयर किए थे, उसको मैंने फ्लैश कार्ड जो चलो फ्लैश पेज समझ लो, उसको इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की है। तो अपने से ट्राई करो इसको, ये जो पूरा मैंने लिखे हुए हैं टॉपिक्स के नाम लिख दिए हैं, इसको 1-2 पेज में लिखने की कोशिश करो कि आपको कितना आता है। जो आपको बोला फिर आप फिर से रिवाइज कर सकते हो।